हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट उसका पार्ट 2 करेंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करा था हम लोगों ने पार्ट 1 में। फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट दो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है अगर देखा जाए जनरली एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। अगर मान लो कि एक होता है कि भाई ₹1 का, अगर मान लो कि $1 इज इक्वल टू अगर 70 रुपीज़ है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अगर ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये मार्केट पर डिपेंड कर रहा है कि भाई क्या इसका एक्सचेंज रेट रहेगा क्या नहीं रहेगा, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे एक तरीके से कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। लेकिन अगर मान लो कि सरकार या आरबीआई अगर फिक्स कर दे एक्सचेंज रेट $1 के प्रति, मान लो कि सरकार ने फिक्स कर दिया कि हम लोग भाई 75 रुपीज़ या फिर मान लो कि 65 रुपीज़ कर दिया कि भाई $1 का कोई भी सामान लिया जाएगा तो हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा 75 रुपीज़ या 65 रुपीज़ दिया जाएगा। तो मतलब ये क्या किया गया, सेट बाय द गवर्नमेंट किया गया, सेट बाय गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट या आरबीआई, तो हम लोग इसको बोलेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है, और मैनेजिंग फ्लोटिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर सप्लाई पढ़ेंगे, और फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे स्पॉट मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, वो सब सारी चीज़ों को एक एक कर देखने की कोशिश करेंगे। और एक तरीके से ये आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी फॉरेन मार्केट का मिलेगा, और एक तरीके से डॉलर का कि क्यों आखिरकार डॉलर को एक ऐसा करेंसी बनाया गया है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे कंट्री के द्वारा एक एक्सेप्टेंस दिया गया है। क्योंकि और सारे हो सकते थे ना कि भाई यूरो हो सकता था, येन हो सकता था, या फिर रुपीज़ हो सकता था। अगर देखा जाए तो 1947 में रुपीज़ का जो वैल्यू था डॉलर के मुकाबले वो ₹1 इज इक्वल टू $1 था, है कि नहीं, $1 था। लेकिन क्या हुआ भाई ऐसा कि आखिरकार जो 19 अभी अभी हमारा 2024 चल रहा है, 2024 में करीबन करीबन कितना 80 रुपीज़ है $1 के मुकाबले। तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम को नहीं समझा और उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट नहीं किया। इस वजह से हमारा जो रुपीज़ के डॉलर के मुकाबले रुपीज़ का वैल्यू है वो बढ़ता ही चला गया, और ये एक बहुत बड़ा वजह है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्लाइड में हमारे पास है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल हमने पढ़ रखा था, फ्लेक्सिबल क्या होता है, मार्केट पर डिपेंड करता है। अब फ्लेक्सिबल में क्या हो रहा था, दो चीज हो रहा था। फ्लेक्सिबल में दो चीज हो रहा था, फ्लेक्सिबल में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा था। क्या हो रहा था, करेंसी एप्रिसिएट कर रहा था या फिर डेप्रिसिएट कर रहा था, एप्रिसिएट कर रहा था या फिर डेप्रिसिएट कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा वो भी बता देता हूँ ताकि ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फिक्स्ड में क्या होगा, डिवैल्यूएशन होगा या रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन होगा या फिर डिवैल्यूएशन होगा, याद रखना है, रिवैल्यूएशन या फिर डिवैल्यूएशन। जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है और हमारी करेंसी की वैल्यू रिवैल्यू हो जाती है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है या हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो रिवैल्यूएशन। सेम उसी तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो एप्रिसिएशन, और अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो हम लोग उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब आते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी अ फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। कि अगर एक्सचेंज रेट सिस्टम को सरकार के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, सेट किया जाता है एक लिमिट के द्वारा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। एक होता है इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है जिस प्राइस पर मार्केट में मतलब एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया गया है डायग्राम में, देखिए पहला जो केस है वो क्या है, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कि मतलब जो भी मार्केट में है एक्सचेंज रेट उससे अगर हायर सेट करता है भारत सरकार तब क्या होता है। ठीक है, ये समझेंगे हम लोग। मतलब कि हायर का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि $1 के मुकाबले अभी 50 रुपया क्या हो रहा था मार्केट में चल रहा है, मतलब $1 का कोई सामान खरीद रहा है मार्केट में तो 50 रुपया देना पड़ रहा है कोई भी बंदे को। ठीक है, अगर वही अभी बढ़ गया, मतलब मान लो कि सरकार ने क्या करा, एक तरीके से
क्या करा, $1 के मुकाबले 50 रुपए था, वो इक्विलिब्रियम मार्केट में, मतलब मार्केट में ये चल रहा है। लेकिन भारत सरकार ने उसको सेट क्या कर दिया, $1 के मुकाबले, $60 कि भाई अब जो भी ट्रेडिंग होगी या जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा या कुछ भी होगा वो $1 के मुकाबले 60 रुपये दिया जाएगा। तो इसको क्या कर दिया गया, जो इक्विलिब्रियम लेवल था, मतलब जहां पर मार्केट में ट्रेड हो रहा था, ये वाला है कि नहीं, इक्विलिब्रियम था, उससे हायर सेट कर दिया गया, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से हायर। तब हमारी करेंसी क्या होगी, डी वैल्यू हो गई। देखो पहले मान लो कि आप एक टॉय ले रहे थे, ये मान लो कि एक टॉय है छोटू सा, अब ये टॉय का दाम पहले $1 था, तो पहले आप दे रहे थे 50 रुपया, लेकिन अब सरकार ने क्योंकि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट सिस्टम से ज्यादा हायर लिमिट सेट करा है, तो इसकी वजह से आपको अब 60 रुपया देना पड़ रहा है कि नहीं। तो क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर हमारी जो करेंसी हो गई, हमारी करेंसी का मतलब हो गया यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी, कोई भी डोमेस्टिक करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डी वैल्यू हो गया, मतलब हमारी करेंसी का वैल्यू कम हो गया। वैल्यू कम हुआ ना भाई, क्योंकि आपने क्या करा है कि पहले से ज्यादा रुपया वही सामान को खरीदने के लिए देना पड़ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तभी तो हम लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो जब भी हायर लिमिट सेट करेंगे, सरकार सेट करेगी, तो क्या होगी, करेंसी डीवैल्यूएशन हो जाएगी या फिर डीवैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डिवैल्यूएशन का। दस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली लोवर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि अगर डोमेस्टिक करेंसी जो कि इंडियन रुपीज है, अगर उसको लो कर दिया जाता है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा केस में। दूसरा केस में क्या है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग दो चीज देखेंगे कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या अंतर है। कि भाई डेप्रिसिएशन मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आता है, और जो डिवैल्यूएशन आता है जो कि अभी पढ़े हम लोग, वो कहाँ आता है, वो हमारा आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जब सरकार तय करती है कि एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा क्या। तो यही बताया गया है कि द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स, डेप्रिसिएशन अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अगर वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में कम होता है, मतलब एक तरीके से मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें गवर्नमेंट नो रूल करती है डेप्रिसिएशन में। लेकिन डिवैल्यूएशन में क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, कि अगर सरकार के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज को रिड्यूस किया जा रहा है, तब हम लोग इसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे। सिंपल सा आंसर है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लीकेशन, कि आखिरकार इम्प्लीकेशन क्या है, कि क्या क्या इसकी वजह से क्या होता है, डिवैल्यूएशन अगर होता है हमारी कि भाई सरकार तो बेवकूफ है नहीं, तो सरकार क्यों ऐसा करती है कि करेंसी को डिवैल्यू करती है। तो डिवैल्यूएशन करने का मतलब यही रहता है कि लीड्स टू द एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है, या गवर्नमेंट या आरबीआई को ऐसा लगता है कि भाई हमारा फॉरेन, मतलब मान लो कि फॉरेन क्या, जैसे मान लो यूएसए हो गया, रशिया हो गया, या फिर मान लो चाइना हो गया, या फिर मान लो कि एक तरीके से इंग्लैंड हो गया, अगर वहां पर जो भी फॉरेन मार्केट है, फॉरेन मनी मार्केट में अगर लगता है कि पैसे की कमी हो रही है वहां पर, मतलब वहां पर रुपया नहीं है ज्यादा, तो उसको बढ़ाने के लिए, मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या करती है सरकार, अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करती है, मतलब डिवैल्यूएशन करती है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सेकंड केस में, जब लोअर सेट करती है इम्प्लीकेशन। अब मान लो कि यहाँ व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मतलब जो भी एक्सचेंज रेट है, मतलब मान लो कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, ठीक है। अब भारत सरकार ने क्या करा, आरबीआई ने क्या करा, या फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये करा कि अब $1 के मुकाबले आप लोग 40 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब क्या हो गया कि आप पहले एक टॉय ले रहे थे, मान लो कि आप अमेरिका से, तो पहले क्या देना पड़ रहा था, पहले आपको 50 रुपया देना पड़ रहा था, मतलब मार्केट की वजह से। लेकिन भारत सरकार ने अब क्या कर दिया, अब कर दिया उसको 40 रुपया, मतलब एक तरीके से 40 रुपीज देना पड़ रहा है, मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है ना, तभी तो आप पैसा कम दे रहे हो। मतलब दस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि हमारे करेंसी की वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से उसको हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है, कि हमारा करेंसी रिवैल्यू हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्लियर, जो कि एप्रिसिएशन होता था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो देखो यहाँ पर
ये क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब आ रहा है भाई, जब ये डिमांड का लाइन, ये डिमांड आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिमांड क्या होता है, डिमांड का लाइन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। और जो सप्लाई का लाइन होता है वो कहाँ होता है, सप्लाई का लाइन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब देखो यहाँ अपवर्ड क्या है, तो द लाइन वेयर क्या होता है, दो चीज याद रखना, ठीक है। द लाइन वेयर द डिमांड एंड सप्लाई मीट्स इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब इसको लोअर सेट किया गया है, यहाँ पर लोअर सेट किया गया है, तो मतलब ये लो सेट किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रीवैल्यूएशन, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ाने की बात की गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन कहाँ होता है भाई, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और जो एप्रिसिएशन होता है वो कहाँ होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। क्लियर। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस, जब हमारी करेंसी की वैल्यू राइज कर जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में तो एप्रिसिएशन होगी। और यहाँ पर सरकार कोई रोल प्ले नहीं करता है, गवर्नमेंट नो रोल टू प्ले। क्लियर। रिवैल्यूएशन में जब सरकार हमारी करेंसी की वैल्यू रेज कर देती है, हमारी फॉरेन करेंसी रेज कर देती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है कि हमारा डिमांड बढ़ जाता है फॉरेन करेंसी का। क्या बढ़ जाता है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। रिवैल्यूएशन लीड्स टू द एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, कि हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर। आई होप सो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है। अब आते हैं कि आखिरकार जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है डॉलर, वो किस तरीके से सेट होता है हमारे देश में, और क्यों इस तरीके से किया गया है इसको, क्यों यूएसए को एक तरीके से मेन रोल, या यूएसए का जो करेंसी है उसको एक मेन रोल दिया गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखो सबसे पहला जो था वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसके पहले था गोल्ड, कि गोल्ड के बेसिस पर सेट होता था कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जो गोल्ड है वो एक पेरिसेबल गुड्स, मतलब एक तरीके से गोल्ड परचेस करना, उसको रखना बहुत कठिन होता था। इसके वजह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया, जिसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोला गया। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसमें एडजस्ट किया जा सकता था एक्सचेंज रेट को बहुत आसानी तरीके से। इवन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब कि अगर एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स है सरकार के द्वारा, तब भी हम लोग उसको इंटरनेशनल मार्केट में एडजस्ट कर सकते थे। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अगर ब्रेटन वुड्स सिस्टम के द्वारा देखा जाए, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स के ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम ब्रेटन वुड्स रखा गया। और ये ब्रिटेन से एक जगह है जहां पर इसकी मीटिंग हुई थी कि किस तरीके से हम लोग एक्सचेंज रेट सिस्टम को लागू करेंगे। ताकि ये सिस्टम में क्या है, पहला डिफरेंट करेंसी वेर रिलेटेड टू द वन करेंसी दैट इज डॉलर। तो बहुत सारे करेंसी का वैल्यू लिया जाता है, जैसे मान लो कि यूरो का ले लिया, और रुपीस का ले लिया, येन का ले लिया, उसी तरीके से बहुत सारा रिनमिंबी का ले लिया। तो वो सब सारी चीज़ों का ले लिया और उसको एक तरीके से उसका एवरेज निकालता है डॉलर के मुकाबले। अब एवरेज निकाल के फिर उसका एक्सचेंज रेट सिस्टम को तय किया जाता है। तो यूएस डॉलर हैज असाइंड अ गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब क्या करते हैं कि एक बार बता दिए कि भाई अगर आप 10 ग्राम डॉलर लोगे, नहीं 10 ग्राम अगर सोना लोगे तो कितना डॉलर में आप लोगों को, मतलब एक तरीके से मान लो कि $10 है या $20 है, उतना पे करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से रुपीस को तय कर दिया गया कि भाई अगर मान लो कि 1 ग्राम डॉलर, मतलब 1 ग्राम अगर कोई $1 में ले रहा है, $1 में मिल रहा है, तो $1 यहाँ पर मतलब अमेरिका के लिए हो गया। लेकिन यही इंडिया में मान लो, अब इंडिया में मान लो, मैं थोड़ा दूसरा मार्का यूज करता हूँ, ध्यान से समझना। इंडिया में मान लो कि 1 ग्राम सोना जो है वो मान लो कि 500 रुपये में मिल रहा है, 500 रुपये में मिल रहा है, या 80 रुपये में मिल रहा है, या 80 रुपये में मिल रहा है, ऐसे मान लेते हैं 80 रुपये में मिल रहा है। तो 1 ग्राम 80 रुपये में यहाँ मिल रहा है, और $1 में 1 ग्राम मिल रहा है यूएसए में। ठीक है, यूएसए में मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी करेंसी का वैल्यू इस करेंसी के वैल्यू में क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, या फिर किस तरीके से एक्सचेंज मार्केट होगा, तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। कि कोई भी अगर खरीद रहा है $1 का सामान, तो उसको 80 रुपया पे करना पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। समझे कि नहीं समझे, कि अगर मान लो गोल्ड का प्राइस यूएसए में 1 ग्राम $1 के मुकाबले है, ठीक है, और हमारे कंट्री में 1 ग्राम गोल्ड का 80 रुपया देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज क्या होगी, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। बहुत आसान है, बहुत कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। ठीक है,
अब उसके बाद तीसरा आते हैं, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, और गोल्ड के वैल्यू से एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स किया जाता है। क्लियर। तो गोल्ड कंटिन्यूज टू बी एन अल्टीमेटम पैरिटी बिटवीन द टू करेंसी, कि दो करेंसी को वैल्यू में अब बोलोगे सर कि अगर मान लो कि यूरो, अब यूरो देख लेते हैं, यूरोप में चलता है। अब यूरो मान लो कि 1 ग्राम अगर वो 0.5 यूरो में मिल रहा है, मान लो 1 ग्राम सोना 0.5 रुपीज में मिल रहा है, तो इसको एक कर लो, मतलब एक करने का मतलब है 1 यूरो दोगे तो कितना मिलेगा, 2 ग्राम मिलेगा। क्लियर बात। 2 ग्राम तो 1 यूरो मिल गया, तो मतलब 1 यूरो में 2 ग्राम, और हमारी कंट्री में 2 ग्राम का वैल्यू अगर मान लो कि 160 रुपया है कि नहीं, 2 ग्राम गोल्ड का 160 रुपया है। ठीक है, तो 2 ग्राम गोल्ड का 160 रुपया है, तो हमारा यूरो, तो अगर कोई 1 यूरो लेके आएगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा हमारी कंट्री में, 160 रुपया मिलेगा। क्लियर। या कोई एक्सचेंज करेगा, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों को गोल्ड के हिसाब से पता चल गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में वैल्यू को तय किया जाता है। अब आते हैं एडजस्टेबल इज अ पैरिटी, और ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा देख रेख में किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है जो कि मॉनेटरी को एडजस्ट करता है। तो ये सिस्टम को जो 1977 में खत्म कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चीज वही था, इसका नाम चेंज कर दिया गया ब्रेटन वुड्स से, क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन अभी भी जो वैल्यू तय होती है वो गोल्ड के स्टैंडर्ड से होती है। तो ये एक तरीके से आप लोगों को नया चीज सीखने को मिला होगा और एक अच्छे तरीके से सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा देन आप लोग एक बार और देखिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब भाई ये मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है, तो मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम in which there is a occasional intervention of central bank to influence the float or manage of float। अगर मान लो कि कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट में ये लगता है कि हमारी करेंसी रीवैल्यू कर रही है या फिर डिवैल्यू कर रही है, ठीक है, तब आरबीआई क्या करती है, बीच में इंटरवीन करती है, कभी कभी दखलंदाजी देती है और अपने मतलब अपना पैसा रिलीज करके या अपना पैसा वहां से निकाल के एक तरीके से वैल्यू को बढ़ाती है और घटाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डर्टी फ्लोटिंग, जो कि एक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और ये करना एक तरीके से जायज नहीं होता है जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन कभी कभी किया भी जाता है इसको इंटरनली, जिसमें क्या किया जाता है कि आरबीआई क्या करती है, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। कि बहुत बारी क्या होता है कि सेल किया जाता है या फिर परचेज किया जाता है फॉरेन करेंसी। एक होता है कि लोग परचेज करके बैंक में जमा कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक में या फिर आरबीआई में जमा कर रहे हैं फॉरेन करेंसी। एक होता है कि आरबीआई खुद खरीद रही है, खुद बेच रही है, ताकि हमारा जो फॉरेन करेंसी या हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो एक इक्विलिब्रियम वे में रह सके। तब उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि जबरदस्ती उसको मैनेज किया जा रहा है। तो देन वी कैन कॉल इट एज अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से डिमांड किया जाता है, उसको डिमांड कैसे बढ़ाया जाए, वाई फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, कि फॉरेन करेंसी क्यों डिमांड होता है। क्लियर। तो पहला, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। कभी भी भारत सरकार को या फिर मान लो कि यूएसए से कोई लोन लिया है, कौन, इंडिया, तो इंडिया को पैसा देना है भाई यूएसए को, है कि नहीं, यूएसए को देना है, तो यूएसए को तो रुपया में देगा नहीं, किस में देगा, डॉलर में देगा। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ेगा, कि एक तरीके से डिमांड बढ़ता है किसका, ये हमारी फॉरेन करेंसी का डॉलर के मुकाबले। क्लियर। इन्वेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर भारत क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रही है, मान लो कि अभी ईरान में इन्वेस्ट कर रही है, ईरान में पोर्ट बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो मतलब वहां पर भी फॉरेन करेंसी में बनाएगी भाई, सारी चीजें वहां फॉरेन करेंसी में लग रही है, तब डिमांड बढ़ गई हमारी फॉरेन करेंसी का। जब इंपोर्ट कर रहा है, अगर मान लो कि तुम चुन्नू हो, ठीक है, अब चुन्नू ने क्या करा, एक किताब मंगाया अमेरिका से, तो इसका मतलब क्या, कि अमेरिका को पेमेंट दिया किस में, डॉलर में, तो रुपया को बदल के डॉलर में दिया, तो मतलब क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। अगर कोई डायरेक्ट परचेज कर रहा है अब्रॉड से, मान लो बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती है, मशीन्स वगैरह अब्रॉड से परचेज करती है, तो पैसा डायरेक्ट देती है, तो डिमांड बढ़ गया किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। अगर भारत सरकार डोनेशन दे रही है या ग्रांट दे रही है, ग्रांट मतलब होता है कि मुफ्त में, अगर होता है ना कभी कभी कि किसी को मदद करते हैं, तो मदद करेंगे तो किस में करेंगे भाई, उसको डॉलर में ही करेंगे। पेमेंट ऑफ इनकम, अगर इनकम के पेमेंट को करते हैं तब भी फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो होता है वो बढ़ता है। तो डिमांड क्यों बढ़ता है, ये चीज पता चल गया, ये सब सारे रीजन है, तो आप लोगों को पता
होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार सप्लाई की कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे बढ़ता है एक्सपोर्ट करने से। एक्सपोर्ट, अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मान लो कि यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जब इंडिया सामान को एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर से क्या आएगा हमारे देश में, डॉलर आएगा। तो मतलब एक तरीके से सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज इन आवर कंट्री, सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में डॉलर जो होगा वो सप्लाई बढ़ जाएगा। क्लियर। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर बाहर देशों से, अगर मान लो कि अभी एप्पल का फैक्ट्री लगा, कहाँ पर लगा, मुंबई में लगा, मुंबई में लगा है, तो मतलब क्या हो गया कि वहाँ एप्पल की कंपनी जो बाहर था, उसके पास डॉलर था, वो डॉलर इन्वेस्ट किया कहाँ पर, हमारे देश में। तो इसकी वजह से हमारी जो सप्लाई हो गई, सप्लाई फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर गया। अगर हम लोग डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा परचेजिंग की जा रही है। ग्रांट एंड लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहा है। रेमिटेंस ऑफ द नॉन रेसिडेंट, रेमिटेंस का मतलब होता है जो फैमिली बाहर रह रही है, जैसे मान लो कि किसी के पेरेंट्स जो है वो इंडिया में रह रहे हैं और उसका बेटा जो है वो अमेरिका में कमा रहा है। कहाँ कमा रहा है, अमेरिका में कमा रहा है। अब अमेरिका में कमा रहा है तो अमेरिका से जो पैसा भेजता है इंडिया में अपनी फैमिली के लिए, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। जैसे जो पैसा बाहर विदेशों में कमाया गया पैसा अगर लोगों के द्वारा भारत में भेजा जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो वो पैसा आया हमारे देश में, तो वो डॉलर भेजा तो यहाँ पर रुपया आया, तो मतलब सप्लाई बढ़ गया एक तरीके से डॉलर का, क्योंकि डॉलर आ रहा है हमारे पास ना। क्लियर। तो सप्लाई भी हम लोगों ने सीख लिया, यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाता है और टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है, अगर कोई भी टाइम टू टाइम अपडेट आप लोगों को चाहिए, क्योंकि अभी देखो CUET आने वाला है, तो CUET UG वाला जो अंडर ग्रेजुएट वाला है उसका भी सिलेबस में कवर करूंगा। तो ये आप लोगों का एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से दीजिए, उसके बाद फिर CUET को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या होता है, जैसे सब्जी मार्केट होता है ना, जहां पर सब्जी का खरीद और बिक्री होता है, द प्लेस वेयर द वेजिटेबल्स इज बॉट और सोल्ड इज नोन एज वेजिटेबल मार्केट। सेम उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, जहां पर जिस जगह पर जो ट्रेड किया जाता है फॉरेन करेंसी को, ट्रेड किया जाता है मतलब सेल और परचेज किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाय और सेल्स द फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर। जहां पर नेशनल करेंसी को सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, मतलब बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके फंक्शंस क्या होते हैं भाई, देखो 3 काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहला करता है ट्रांसफर फंक्शन, इट इंप्लाइज द परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो मार्केट में है फॉरेन करेंसी जहां एक्सचेंज हो रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है, कितना फॉरेन करेंसी आया और कितना डोमेस्टिक करेंसी गया, तो एक तरीके से वो ट्रांसफर फंक्शन करता है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। क्रेडिट फंक्शन, इट इंप्लाइज द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ, मतलब एक्सपोर्ट हुआ तो हमारे कंट्री में आया डॉलर, अगर इंपोर्ट हुआ तो हमारे करेंसी से गया डॉलर। क्लियर। हेजिंग फंक्शन, इट इंप्लाइज द प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क, और रिस्क को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे हेजिंग फंक्शन, कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको जो एक तरीके से लॉक किया जाता है सप्लाईज को फॉरेन एक्सचेंज को, उसको हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। 3 फंक्शन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। क्लियर। अब आते हैं जो है ऑपरेशन, कि 2 तरीके से ऑपरेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक होता है कि तुरंत, कि भाई तुमने अभी $5 दिए, ठीक है, जाकर, और तुम्हें तुरंत रुपया मिल गया, मतलब 400 रुपया मिल गया $5 के मुकाबले। तो अगर तुरंत तुम बेच रहे हो, तुरंत तुम्हें मिल रहा है, तो देन दैट इज नोन एज द स्पॉट मार्केट। मतलब ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो 2 तरीके से काम करता है। एक है कि अभी फिलहाल तुरंत तुरंत काम हो गया, एक होता है कि बाद में काम होता है, कि अभी तुमने परचेज करा और तुम्हें 2-4 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद मिल रहा है वो चीज, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि भाई जब तक अगर रुपया के वैल्यू 60 रुपया हो जाए या 80 रुपया हो जाए या 90 रुपया हो जाए, तब मेरी करेंसी को एक्सचेंज करना, तब वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से फॉरवर्ड मार्केट। अभी बताते हैं स्पॉट मार्केट को करंट मार्केट भी बोलते हैं। स्पॉट मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इस मार्केट में हैंडल ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन ऑफ करंट ट्रांजैक्शन, जो भी करंट ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्पॉट मार्केट। मतलब
इज डेली इन द नेचर, डेली जो हो रहा है, मतलब डेली मान लो कि $500 को एक्सचेंज किया जा रहा है, तो डेली जो है वो स्पॉट मार्केट में कितना ट्रेडिंग हो रहा है, कितना फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज हो रहा है, तो $500। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज अ स्पॉट रेट, और स्पॉट रेट में डिटरमाइन होता है, जैसे मान लो कि आपने 5 बजे 5 PM में मान लो कि $1 के मुकाबले 80 रुपया है, तो अगर इस समय 5 बजे आपने अपने करेंसी को, अपने डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करा या रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करा, तो जो 5 बजे जो रेट है ना, जो रेट है, तो वही रेट आप लोगों को मिलेगा, तो वो स्पॉट मार्केट रेट हो जाएगा। क्लियर? जो मतलब करंटली होगा, मतलब जब आप करने गए तब क्या मार्केट में रेट चल रहा है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो इसके वजह से। लेकिन फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर। फॉरवर्ड मार्केट ऑफ फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन विच मीन्स फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी, जो बाद में आप लोगों को पैसा मिलता है। मतलब अभी आप गए और आपने कुछ तय कर दिया कि भाई हमें, जैसे मान लो कि अभी $1 के मुकाबले, मतलब अभी 4 बजे गए, 4 PM गए आप कहीं पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, कि भाई $1 के मुकाबले उसमें 78 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन आपने बोला कि मेरे को 6 बजे करना है, या आपने ये बोला कि $1 जब 82 रुपीज़ का हो जाएगा, तब मेरा जो करेंसी है उसको आप एक्सचेंज करोगे, तब वो बाद में हो रहा है ना, वो बाद में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर मार्केट। क्लियर? बट आर टू materialize of some future date या future time को, it only caters a forward transaction, does not deals in a spot transaction, तुरंत ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इसको फॉरवर्ड ले जाया जाता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन टू बी ऑनर्ड, और इसको बाद में, मतलब फ्यूचर में एक तरीके से ऑनर किया जाता है, फ्यूचर में एक्सचेंज किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड मार्केट। क्लियर? अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस जो है वो आता है, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। स्पॉट मार्केट जो करंट ट्रांजेक्शन को हैंडल करता है, और जो फ्यूचर डिलीवरी को हैंडल करता है उसको स्पॉट मार्केट। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो रेट डिसाइड करता है स्पॉट मार्केट में, उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। द रेट डिटरमाइंड बाय दिस मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। और जो सेकंड में क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज भी डिटरमाइंड बाय द फॉरेन यानी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इसको कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, कि वहां पर क्या, कि फॉरवर्ड जो एक्सचेंज रेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया वो एक्सचेंज रेट पर, उस एक्सचेंज रेट पर आपका पैसा जो होता है ऑनर होता है। इट डज नॉट अलाउ हेजिंग, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने बोल दिया अभी अभी जो आपने एक्सचेंज कराया $1 के मुकाबले 80 रुपया, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए भाई, अब मान लो कि तुमने बोल दिया कि सर 2 दिन के बाद आप कराना, मतलब आपने क्या करा है, फ्यूचर मार्केट में आप या फ्यूचर एक्सचेंज रेट के थ्रू आप जा रहे हो। अब उस वक्त $1 के मुकाबले अगर 90 रुपया हो गया, तब तो आपके बल्ले बल्ले। अगर मान लो कि उस वक्त $1 का मुकाबला अगर 70 रुपया हो गया, तो आपको 10 रुपया का घाटा हो गया ना, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो इट अलावा हेजिंग मतलब इट अलावा रिस्क। क्लियर? हेजिंग मीन्स अवॉइड अ रिस्क ऑफ एडवर्स चेंजेस ऑफ एक्सचेंज रेट। हेजिंग का मतलब होता है कि जो रिस्क होता है वो अवॉइड किया जाता है, तो इसमें हेजिंग होता ही नहीं, मतलब इसमें रिस्क होता ही नहीं, इसमें रिस्क होता है। क्लियर? हेजिंग का मतलब रिस्क। तो आई होप सो आप लोगों को जो अभी मैंने पढ़ाया है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रीवैल्यूएशन समझ में आया होगा, डीवैल्यूएशन समझ में आया होगा, एप्रिसिएशन समझ में आया होगा, डेप्रिसिएशन समझ में आया होगा, स्पॉट मार्केट समझ में आया होगा, फॉरवर्ड मार्केट समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। और अब मैंने भी ये भी बताया कि ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, वो किस तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से रिप्लेस हुआ, और जो हमारा डॉलर होता है, डॉलर को क्यों एक तरीके से इंटरनेशनल करेंसी माना गया है, और जो डॉलर या फिर गोल्ड पर जो हमारी करेंसी की वैल्यू होती है, उसको एक तरीके से क्या किया गया है कि वैल्यू प्रोवाइड किया गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक चैप्टर बचा हुआ है, अगर बोला जाए रिवीजन के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे हर एक चैप्टर के। तो ठीक है, तो सारे चैप्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको एक एक वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट फॉरवर्ड। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।